नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ एलनाबाद बाई इलेक्शन से जुड़ा यह खास कार्यक्रम, एलनाबाद की महापंचायत। और अब इस महापंचायत में आखिरी मेहमान को हम बुलाने वाले हैं। वो मेहमान जिन पे पूरे हरियाणा की नजर टिकी है, वो मेहमान जिनकी वजह से ये बाई इलेक्शन हो रहा है। जी हाँ, आईएनएलडी के प्रधान महासचिव और आईएनएलडी के एलनाबाद बाई इलेक्शन के कैंडिडेट अभय सिंह चौटाला। बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस महापंचायत में। बहुत बहुत स्वागत जी, आइए। जी, ये कुर्सी है, ये माइक है। तो इस बाई इलेक्शन के असली दूल्हा तो आप ही हैं। मतलब इस्तीफा दे दिया आपने, अब आपकी वजह से ही ये बाई इलेक्शन हो रहा है। आप जो कह रहे हो कि ये मेरी वजह से हो रहा है, जी, ये बाई इलेक्शन मेरी वजह से नहीं। ये बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कृषि के 3 काले कानून बनाए और जिस तरह से आज किसान को लगातार पिछले 10.5 महीने से उसको आंदोलन करने के लिए मजबूर किया। मेरा इस्तीफा जो हुआ था, उस इस्तीफे के पीछे सबसे बड़ी जो बात रही वो इन कृषि के तीनों काले कानूनों को लेकर के हुई। जब मैं इनका समर्थन करने के लिए टीकरी बॉर्डर पे ट्रैक्टर लेकर के हजारों लोगों को साथ लेकर के पहुंचा, तो जो किसान मोर्चा के नेता थे वो मेरे पास चल कर के आए, जहां उन्होंने मेरा वेलकम किया कि आज आप हमारे पास बड़े लोगों को साथ लेकर के हजारों की संख्या में जो समर्थन देने आए, हम आप उसका आभार व्यक्त करते हैं। और उन्होंने साथ के साथ मुझे एक बात कही कि आज अगर चौधरी देवीलाल हमारे बीच में होते तो हर हालत के अंदर वो कोई ऐसा स्टेप उठाते जिसकी वजह से आंदोलन मजबूत होता। मैं उनकी मंशा को उसी वक्त समझ गया था और मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत करो, अगर समय के अनुसार ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं कोई इस तरह का बड़ा फैसला ज़रूर लूँगा। तो आपने इस्तीफा दे दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया था कि 26 जनवरी को जिस ढंग से उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत तिरंगे के अपमान की बात कही, जहां हिंदू और सिख के नाम पे उस आंदोलन को बांटने की एक कोशिश करी, मैंने उस दिन ये तय किया था कि अब मौका है, ये आंदोलन कहीं बिखर ना जाए, इस आंदोलन को फिर से ताकत मिले। इसलिए मैंने 27 जनवरी को जाकर के अपना इस्तीफा दे करके उस आंदोलन को फिर से मजबूत करने का काम किया था। मेरे लिए मुख्य ये विधायक का पद इस आंदोलन के सामने कोई मायना नहीं रखता। मुझे अगर उससे भी बड़ी कोई जिम्मेवारी अगर किसान मोर्चा के नेता लगाते तो मैं उस जिम्मेवारी को भी बेखूबी निभाने का काम करता। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि आपने इस्तीफा दे दिया, एक मसला हुआ, आपने इस्तीफा दे दिया। अब ये बाई इलेक्शन है, तो अब ऐसा कौन सा मसला आ गया कि आप दोबारा चुनाव लड़ लें? आप तो बाइकआउट कर देते, किसी किसान को लड़वा देते। आप फिर कहते कि ये जब तक काले कानून वापस नहीं होते तब तक विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा। ये बात आप अकेले नहीं कहते हैं, ये ऑपोजिशन के भी लोग कह रहे हैं। नहीं नहीं, आप सुनो ना, अब ये बात आप अकेले नहीं कह रहे, ये बात कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं और भाजपा के लोग भी कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ जी, कि जो कांग्रेस के लोग बारी बारी ये बात कहते हैं कि अभय सिंह को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, अभय सिंह ने तो इस्तीफा दिया था। मैंने जब इस्तीफा दिया था तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के पास पहले जा कर के आया था और उन सब से सलाह मशवरा किया मैंने और पूछा था कि आप मुझे बताओ इन हालात में मुझे क्या फैसला लेना चाहिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे खुल करके कहा कि आप जो भी बड़ा फैसला लोगे हम आपके साथ रहेंगे। और मैंने जब उनके आगे जिक्र किया कि मुझे अगर इस्तीफा देना पड़े तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट की देरी मत करना,
मैंने रिजाइन भी अपने हल्के के लोगों के कहने से दिया। और आज अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, उम्मीदवार हूँ, तो उस उम्मीदवारी के पीछे भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के हजारों किसान इकट्ठा हुए और उन किसानों ने एक बड़ी महापंचायत करी। और उस महापंचायत के अंदर उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इनवाइट किया, जो हमारी पार्टी के सुप्रीमो हैं। उनको इनवाइट करके उन्होंने ये बात उनके सामने रखी कि इस्तीफा भी हमारे कहने से दिया और चुनाव लड़ने का सवाल जो है तो हम आपसे मांग करते हैं कि आप अपनी पार्टी की टिकट अब की बार अपनी मर्जी से नहीं दोगे। हम अपनी भावनाएं आपके सामने रखते हैं, आप अब की बार का टिकट हमारे कहने से दो, ताकि आने वाले समय में किसान आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हो सके। और उसी को ध्यान में रख करके जब लोगों ने ये डिमांड करी चौटाला साहब के सामने कि हमारी टिकट अब की बार जो है, आपकी टिकट अब की बार हमारी है और हमारा उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला है, हजारों लोगों ने ये बात उनके सामने कही। चौटाला साहब ने फिर भी बहुत बार लोगों को बारी बारी ये बात कही, जो वहाँ पे जो पंचायत में लोग आए हुए थे, कि आप एक बार फिर सोच लो, आप जो फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन फिर भी आपको इस पर विचार करना चाहिए। अभय सिंह ने तो इस्तीफा दे रखा है। लोगों ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा अपनी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से दिया है और चुनाव भी हमारी मर्जी से ही हम उनको लड़वाएंगे। लोगों ने चौटाला साहब को मजबूर करके और मुझे चुनाव मैदान में उतारने का काम किया। मैं खास करके कांग्रेस के लोगों से एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज कांग्रेस किस बिना के ऊपर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ही कहते हैं कि हम किसान के बहुत बड़े हितैषी हैं। आऊंगा मैं उस पे। मैं आपको बता ही देता हूँ, कांग्रेस पे भी आऊंगा ना। आपको आने दूंगा ही नहीं मैं, उससे पहले ना, उसका ना, जवाब। अरे सर, आपको पता है कि मैं कभी भागता तो नहीं हूं मैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो बारी बारी ये कह रही है कि अभय सिंह चुनाव मैदान में नहीं आने चाहिए थे, उनसे ये पूछने वाला हो कि आज आप किस आधार के ऊपर यहाँ चुनाव लड़ रहे हो। अगर आप किसान के हितैषी हो तो मैंने किसानों के हित में इस्तीफा दिया था, फिर तो उनको मेरा स्वागत करना चाहिए था, उनको अपना उम्मीदवार उतारना नहीं चाहिए था। आज वो भारतीय जनता पार्टी की कैसे मदद हो सकती है, ये लगातार पिछले 7 साल आ से जाऊंगा सर। हुड्डा जो है मेरे लिस्ट में इनके साथ कांग्रेस मिला भी हुआ है, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, वो एक पार्टी हलोपा है, वो भी है, सब है मेरे पास। और इसलिए लिख के रखता हूँ कि मैं कोई पढ़ता और तो भी- नहीं हूँ, और भी होगा कोई जितना और भी है। नई पार्टियों के नाम सब, लिख लो। हाँ हाँ, वो सब है इसमें। ये जो आप कह रहे हैं कि ठीक है, आपने पंचायत करी, लोगों ने कहा इस्तीफा दे दो, किसानों ने कहा इस्तीफा दे दो, फिर इन्होंने ही कहा कि आप इलेक्शन लड़ जाओ। ऑपोजिशन के जो लोग हैं, अब वो आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं, आपको पता है। आपके ये लोग जितना मोहब्बत करते हैं उससे ज़्यादा उधर वाले लोग मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं कि ये चौधरी अभय सिंह जी से पूछिए, घर की पार्टी है, पिताजी प्रमुख हैं, उनकी बात कोई हटाएगा नहीं, तो घर में ही इस्तीफा देना है, घर में ही टिकट ले लेना है, अपने हिसाब से पंचायत बुला लेनी है, अपने हिसाब से पंचायत का फैसला करवा लेना है। हमारी पार्टी जो है वो हर फैसला प्रजातांत्रिक तरीके से लेती है। हमारी जी। पार्टी जब भी कोई फैसला करती है किसी भी चुनाव में, पहले अपने कार्यकर्ताओं से पूछती है। अब की बार तो कार्यकर्ताओं के बजाय भी, कार्यकर्ताओं की तो मीटिंग हमारे यहाँ पे थी उसी दिन, और उस दिन कार्यकर्ताओं ने भी जब इस बारे में क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि मुझे आज एक पंचायत में लोगों ने बुलाया, जो फैसला पंचायत करेगी मैं उस बात को स्वीकार करूंगा। आज इलाहाबाद के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हैं, जो उनका फैसला है वो फैसला मैं मानूंगा। आज आप कोई भी इस तरह का फैसला ना करें जिससे मुझे वहाँ जा करके अपनी बात कहने में कोई परेशानी आए। चूंकि इस आप पूरे- सुनो एक मिनट, जी, जहाँ तक सवाल है दूसरी पार्टियों का, आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि इनकी तो अपनी घर की पार्टी है। हमारी घर की पार्टी में कम से कम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख करके फैसले लिए जाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस का तो दिवालिया पिट गया। बीजेपी ने तो एक दिन पहले जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उनको तो इस पूरे जिले में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। मैंने तो हालांकि ये कहा था कि ओम प्रकाश धनखड़ जो है आज बेचारा ना विधानसभा में, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में है। और धनखड़ का बयान आया था कि अब की बार हमें एक मौका मिल रहा है, तो मैंने कहा था कि ओम प्रकाश धनखड़ को ही चुनाव लड़ाओ, तुम्हारा सीनियर नेता है, पार्टी का अध्यक्ष है, उसको चुनाव लड़ाना चाहिए। उसको तो मैदान में नहीं उतारा, ना किसी लोकल को टिकट दी, बल्कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दे करके भेज दिया जिसके ऊपर ये सब हम आरोप लगाते थे। एक वक्त में सरसा का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, जो जनरल चुनाव थे, उस वक्त ये बीजेपी के लोग स्वयं ये कहते थे कि
हम कितनी का शर्मिंदा है, तेरे हत्यारे जिंदा है। आज उसी हत्यारे के भाई को टिकट दे करके इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ना केवल शर्मिंदा किया है, बल्कि लोगों के सामने पार्टी को दिवालिया करके छोड़ दिया। मैं उन सारे मुद्दों पे आऊंगा, आप मुझे आगे बढ़ने अगली नहीं दे बात रहे हैं। सुनो, अगली बढ़ने नहीं कांग्रेस दे की रहे भी हैं सुन लो आप आप। मुझे। पहले आप ये वाला मतलब इसको फिर गाड़ी अपनी वैसे बात नहीं नहीं हो चलाएं। सकती। जी कांग्रेस वाला जो इश्यू आपने कहा कि हाँ। कांग्रेस वाले भी ये कहते हैं कि घर की पार्टी है, जी। उन कांग्रेस वालों से भी पूछ लो, तुम्हारा भी दिवालिया पिट गया के? तुम्हारे पास भी 10 दिन पहले बीजेपी छोड़ करके जो आया था, तुमने उसको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। जो एक्चुअल में कांग्रेस के लिए काम करने वाले लोग थे, उन सबको इग्नोर कर दिया, क्योंकि जो बेचारे भरत सिंह थे उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास तो कर्जा था, उसको इग्नोर किया। और पवन के पास पैसा था, उसको टिकट दे करके भेज दिया। इन्होंने तो अपनी टिकटें बेची है, इन्होंने तो अपना ईमान बेचा है। मेरी टिकट जो है वो जनता की टिकट है, इलाहाबाद के हल्के के लोगों की टिकट है। मेरी टिकट पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। उंगली उन्हीं लोगों पे उठती है जो लोग कहीं ना कहीं बेईमान हुए हैं, जो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन से बचना और भागना चाहते हैं। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ, आपको भी पता है अभय जी कि इस पूरे बाई इलेक्शन में ऑपोजिशन के पास सबसे बड़ा ये मुद्दा है। अब ऑपोजिशन के लोग, मैं तो सर इस महापंचायत में बारी बारी सबको बुला लिया, अब आप आखिरी मेहमान हैं। उनका ये कहना है कि ये चौधरी अभय सिंह जी अपनी पॉलिटिकल आईएनएलडी की साख बचाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। आज पार्टी इस हालत में आ गई है कि अगर ये ड्रामा ना रचें तो पार्टी के अस्तित्व पे ही खतरा है, इसलिए ये सब कुछ ताना बाना रचा जा रहा है। अब उनके पास, विचारों के पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं। अब वो केवल और केवल मुझे टारगेट करते हैं। वो मुझे जितना टारगेट करेंगे, लोगों की सपोर्ट मुझे और उतनी ज़्यादा मिलेगी, लोग मेरे साथ और ज़्यादा जुड़ेंगे। लोग उनसे सवाल करेंगे और पूछेंगे कि तुम यहाँ लेने क्या आए हो। आज 7 वर्ष हो गए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भाषण मैंने सुने हैं। वो आकर के यहाँ कहते हैं कि अगर आप विकास चाहते हो तो फिर सरकार को वोट दे दो। इसका मतलब तुम तो सीधी सीधी धमकी दे रहे हो कि 7 वर्ष में हमने कुछ किया नहीं, आगे भी अगर आप वोट नहीं दोगे तो हम आपके यहाँ कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन मेरे में इतना दम है, इतनी ताकत है कि मैं विधानसभा में जब खड़ा होता हूँ तो मुख्यमंत्री को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। अच्छा, ये अभी कृषि कानून तो हटे नहीं, जैसी स्थिति थी वैसी बनी हुई है, तो इसकी क्या गारंटी है कि इसके बाद आप इस्तीफा नहीं देंगे या फिर अगले 3 साल आप बने रहेंगे? आपने फिर बाई इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपने ये स्वीकार कर लिया ना कि मैं जीत के जा रहा हूँ। नहीं, आपने मैं तो भाई, मैं तो हर कैंडिडेट को शुभकामना दे रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने मेरा पूरा सुना नहीं सर। मैंने कहा कि अगर आप जीत जाते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि आप दोबारा इस्तीफा नहीं देंगे? फिर लोगों को दोबारा बाई इलेक्शन में कहीं जाना पड़ेगा, तो आपको जिताया ही क्यों जाए, दूसरे को जिता दिया जाए जो इस्तीफा नहीं देगा। अब आप अगर मगर में आगे, पहले तो ना मैं सीधा मैं अगर और मगर तो हमेशा जोड़ के रखता हूँ। ये 2 नवंबर के पहले अगर और मगर ये दोनों साथ साथ चलता है। मन से तो आपको भी पता है जी कि मैं अब की बार बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत रहा हूँ। फायदा उसका ना, उससे सरकार बनती है ना, सरकार गिरती है ना, सरकार की सेहत पे होगा। आप एक विधायक हैं, आप विधायक के तौर पे रहेंगे अगर जीत गए तो। आपको किसने कह दिया कि सरकार नहीं गिरेगी? मतलब मैं तो, इसका मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपकी बात हो रखी है। मेरी तो आपसे भी होती है, हुड्डा जी से भी होती है, शैलजा जी से भी होती है, खट्टर साहब से भी होती है, कांडा जी से भी होती है। हुड्डा ने शायद आपको ये कह रखा होगा कि जब तक मैं विधानसभा में हूँ तब तक भाजपा की सरकार नहीं गिरने दूंगा, लेकिन मैं हालात इस किस्म के पैदा कर दूंगा कि इस हुड्डा को भी मजबूर होकर के हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, सरकार गिरेगी। कैसे करेंगे वो? मतलब एक आदमी है आप, सदन में अगर आप जीत के जाते हैं तो अकेले रहेंगे ना, 1 मैन पार्टी होगी। आप मुझे जीत के जाने तो दो ना एक बारी, फिर दिखाऊंगा कि हालात कैसे पैदा होते हैं। ये जब कुछ बदला ही नहीं तो आपकी वजह से लोगों को दोबारा चुनाव में जाना पड़ रहा है, ये कह रहे हैं लोग, मतलब जो अपोजिशन के लोग हैं कि साथ आप तो लगातार यहाँ से रहे हैं, हालात वही है, सब कुछ वही है, दोबारा बाई इलेक्शन, ये बाई इलेक्शन है, वही सवाल मैं दोबारा कर रहा हूँ, फिर आप चुनाव में हैं। किसी ने कहा कि आपकी पार्टी के किसी नेता ने कहा कि अगर किसी कानून वापस नहीं होगा तो हमारे चौधरी साहब दोबारा इस्तीफा दे देंगे, मतलब तिवारा फिर बाई इलेक्शन हो जाए। आप देखो ना,
मेरे प्रति लोगों का कितना बड़ा भरोसा है, किस तरह से लोग आपके सामने खुल करके ये कहते हैं कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो फिर कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। इसलिए क्योंकि लोगों को मेरे ऊपर ही इस बात का भरोसा है कि मैं इनकी लड़ाई लड़ सकता हूँ। जहाँ तक सवाल है मेरे जीत के जाने के बाद इस कृषि के 3 काले कानून जो बना के रखे हुए, इन लोगों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आज अगर मैं जीत करके जाता हूँ बड़े बहुमत के साथ, तो फिर मेरा असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पड़ेगा। वहाँ का किसान भी संगठित हो जाएगा और वो संगठित होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। इसका असर पंजाब पे भी पड़ेगा, इसका असर आने वाले राजस्थान के चुनाव के ऊपर भी पड़ेगा। और मैं विधानसभा में जा करके हालात इस किस्म के पैदा कर दूंगा कि इस प्रदेश के अंदर मिड टर्म पोल हर हालत में हो जाएगा। मतलब ठीक है भैया, आपके मन के अंदर होगा। मैं तो चुनावी गणित वाला आदमी हूँ, गुना भाग करता रहता हूँ, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक आदमी कैसे, ठीक है आप वहाँ खड़े होकर करके मतलब आप बोल सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं, धीरे बोल सकते हैं, लेकिन एक आदमी एक इलाहाबाद बाई इलेक्शन हो जाए और पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाए, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं आप? मैं अगर चौधरी बंसीलाल की सरकार गिरा सकता हूँ तो इस खट्टर की सरकार को गिराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ओवर कॉन्फिडेंस है ये आपका, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस दिक्कत पहुंचाती है। आपका और मेरा कई बार सामना हुआ है जी। आपने देखा नहीं कि जो बात मैं कहता हूँ उस बात को सच साबित करके रखता हूँ। एक बात तो आप ये भी कहते थे कि बाई इलेक्शन अनाउंस करवाइए, मैं पूछता था आपसे कौन कैंडिडेट होगा, आप कहते थे एक बार अनाउंस तो करवाइए। अब अनाउंस हो गया, तब आप तो ये भी कहते थे कि वोट मांगने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ जरूरत है? और आपकी ऑपोजिशन के लोग, आपके बड़े भाई, अब तो पार्टी भी अलग है, सब लोग कहते हैं कि देखिए 3 पीढ़ियों को नाक रगड़ना पड़ रहा है, सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक डोर टू डोर घूमना पड़ रहा है। आप तो कहते थे कि जाएंगे नहीं। लोगों का प्यार है, इलेक्शन है, लोग मुझे बुलाते हैं और जो मुझे बुलाएगा मैं उसके दरवाजे पे जरूर जाऊंगा। मैं इनकी तरह घमंड में नहीं रहता। इन लोगों के दिमाग में कहीं बड़ी गलतफहमी होगी। मैं तो अकेला जाता हूँ या मेरे बच्चे जाते हैं, चौटाला साहब जा रहे हैं कैंपेनिंग के लिए, हमारे तो चलो 3 पीढ़ी जा रही है, ये तो सारे के सारे जा रहे हैं। इनकी हालत बताऊँ आपको क्या है? ये जब बेचारे जाते हैं तो इनके साथ पुलिस की बहुत बड़ी घेराबंदी होती है। हाँ, तो ये सब मतलब उनका कहना है। मैंने पूछा था उनसे पंचायत में कि नेता 5, पुलिस वाले 5000, इतनी क्या समस्या हो गई? बोले कि यहाँ पर एक पार्टी है जो ये षड्यंत्र रचती है, 10-20 लोगों को काला झंडा लेकर करके, कुछ भाड़े के लोगों को, कुछ पार्टी वालों को जा करके उनके यहाँ शोर शराबा कर दो। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम तो पुलिस इसलिए लेके चलते हैं कि कोई टकराव की स्थिति ना हो। अच्छा चलो, हमारे यहाँ तो एक पार्टी है, मैं मान लिया आपकी बात को। उचाना में चले जाए ना, वहाँ तो खुद जीते हुए हैं। मुख्यमंत्री किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में चला जाए ना, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जलसे कर देना। किया नहीं, पिछले दिनों करनाल में किया था, मीटिंग ही कर रहा था, लोगों ने ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा करनाल की तरफ मुंह नहीं किया। और जो लोगों ने उसके सामने शर्तें रखी, उन्होंने सारी शर्तें स्वीकार करी। मैं आजकल इलेक्शन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उनसे पूछो तो सही, तुम यहाँ तो जुम्मे लगाते हो अभय सिंह के कि अभय सिंह कोई इस तरह की हमारे साथ बदतमीजी ना करा दे। वो बाडड़ा में जाए, वो उचाना में जाए, वो नरवाना में जाए, वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आपको लगता है इनमें से कोई बढ़ के दिखा दे? आपको लगता है कि मैं किसी से पूछने में कहीं कोई कोताही कर देता हूँ? आपके जेजेपी के नेता हैं डॉक्टर अजय सिंह, वो कहते हैं कि झंडा डंडा 20 विधायक, एक बड़ा वोट परसेंटेज इनको दिया था और एक सीट पर हमने छोड़ दिया, मरौवत कर दी थी, वरना उस सीट पे पिछले चुनाव भी अगर घूम गए होते इलाहाबाद में और ढंग का कैंडिडेट और घूम गए होते तो वो एक भी नहीं होता, 0 हो जाती आईएनएल। तो अब घूमे ना, वो घूम रहे हैं, कोई रोक रहा है उनको? बोल रहे इस बार मैं घूम रहा हूं। नहीं रहे, अब तो कैद में है जी, एक कैदी की तरह। आज पुलिस की पहरेदारी में कहीं लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर उनको अपने आप पे घमंड है कि हम कहीं पॉपुलर लीडर हैं, हमारी कोई पहचान इस प्रदेश में है, तो वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ दें, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा कर के
अकेले घूम करके दिखा दे। अगर वो अकेले जा करके कहीं बिना पुलिस के कोई जलसा कर लेंगे, कोई मीटिंग कर लेंगे, तो मैं राजनीति छोड़ करके घर बैठ जाऊंगा। ये मतलब पूरी गंभीरता से कह रहे हैं आप? एन गंभीरता से कह रहा हूं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि बिना पुलिस के अकेले जैसे मैं घूम रहा हूं जी। इस तरह से जाए, इस तरह से किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के 10 गांव का टूर करके मुझे दिखा दे, तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। बीजेपी के नेता आदित्य चौटाला, एक जलसा हो रहा था, एक इनकी रैली हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये सब जो शोर शराबा हो रहा है और जो विरोध हो रहा है, ये 30 नवंबर को एलनाबाद की पब्लिक बता देगी और इनके अकल ठिकाने लगा देगी। ये सब के सब अपने अपने औकात में आ जाएंगे। उन सबको विचारों को इस बात का अंदाजा है कि तुम 30 को नहीं, ये 27 को ही भाग जाएंगे। 30 तक तो मैं ही घूमूंगा, इनमें से कोई नजर नहीं आएगा। ये तो 27 तारीख को जैसे कैंपेन बंद होगी, ये तो अपने सर के ऊपर सर तकिया रख करके आराम से सोएंगे चैन की नींद से। 30 तक तो हल्के के लोगों के बीच में मैं रहूंगा और 2 तारीख के बाद फिर लोगों के बीच में दिवाली मनाने मैं ही जाऊंगा, कोई दूसरा नहीं जाएगा। ये एलनाबाद में घूम रहा था तो लोग कह रहे थे कि ये पवनो, ये कांडो, ये बिल्लो, ऐसे ही बोलते हैं ना इधर, सब ओ लगा देते हैं। बोले ये सब गहरे दोस्त थे। जरा बिल्लो से मुलाकात हो तो जरा पूछिएगा कि इनको छोड़ करके ये सब लोग क्यों चले गए और आज सब आमने सामने खड़े हैं। मेरे करीब तो सबसे ज्यादा अजय सिंह था, वो भी छोड़ के चले गए। उससे पूछो क्यों छोड़ के गया। ये तो आपको पता नहीं, होगा। आप उससे पूछो क्यों छोड़ के गया, इसलिए छोड़ के गया था। जी। ये स्वार्थी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कहीं किसी के जा करके अपने आप को गिरवी रख सकते हैं। इनकी विचारों की मेरे साथ जब तक संबंध थे, जब तक मेरे साथ रहते थे, तब तक कहीं ना कहीं इनको छोटा मोटा सम्मान और इज्जत मिलती थी। अब तो भटकते फिर रहे हैं। क्यों? अब आप देखो, अरे वो तो डिप्टी सीएम के पिताजी हैं। डिप्टी सीएम का पिताजी घर से बाहर तो निकले नहीं, लोग बैम काट दे। आपके घर से मैंने कहा तो निकलने के आपको बाद भी, इनकी तो घर में भी आपस में जब शाम को बढ़ते होंगे तो एक दूसरे से नजरें मिलाते हुए 100 बार सोचते होंगे कि किसने इस तरह का फैसला लिया जिसकी वजह से आज हम लोगों के बीच में जा ही नहीं सकते। डिप्टी सीएम है, आया सीएम का नारा लगता था। सीएम नहीं तो डीवाई पहले, डिप्टी ही सही। हमने बहुत सारे डिप्टी सीएम बनाए, बहुत सारे सीएम बनाए, बहुत सारे पीएम बनाए। चौधरी देवीलाल ने 4 लोगों को इस देश का प्राइम मिनिस्टर, 5 लोगों का देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया था। चीफ मिनिस्टर तो पता नहीं चौधरी देवीलाल ने कितने बनाए थे। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया पौधा है। ऐसे डिप्टी सीएम जो है बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, लेकिन हमने जिस किसी को बनाया था उसका लोग आज भी सम्मान करते हैं, आज भी इज्जत करते हैं। चलिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये उनसे पूछो कि ये क्यों चले गए, एक मैं आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। आप कह रहे थे कि पवन के पास जो पैसा है, प्रॉपर्टी है, ये सब कब्जे का है और तब कमाया जब हमारे साथ था। मतलब जब आपके साथ थे तो आपको ये पता था आपके साथ वाले लोग यही सब काम करते हैं? ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो जी, ये मुझे लगता है कांग्रेस वालों ने आपकी मुंह में डाल करके भेजा। ना मैं तो रिसर्च करता हूँ। ये आपका स्टेटमेंट है कि नहीं है? मेरा स्टेटमेंट ये था जी कि इन लोगों ने कब्जे किए। इन लोगों ने आज भी जो दफ्तर है उसका जी, वो भी कब्जे का है। आप जा करके पूछ लो, जो इलाहाबाद में जो इसने दफ्तर बना रखा है, जो इसका अपना पर्सनल ऑफिस बना रखा है, वो इसका अपना पर्सनल है या कब्जे का है। अगर वो कहेगा कि मेरा पर्सनल है तो फिर मैं उसके डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूंगा कि ये कब्जे का है। इसको हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है, इसलिए आज ये इसमें बैठा है। तो सवाल ये नहीं है ना, सवाल चलिए कब्जे का है नहीं है, वो तो आपने ये जोड़ दिया ना कि और जब मेरे साथ था तब ये पैसा कमाया, कब्जा किया। कब्जे की बात एक नहीं है, हाँ। ये पंचायत बैठी है तो आपको सब पता है कि कौन कौन सा कब्जा है। आप सुनते तो नहीं, बीच में अपनी अरे मैं सच सुनता ही तो रहता हूँ मैं ना। हाँ। आप इनसे पूछो जो लोग बैठे हैं कि क्या क्या काम करते हैं, ये बताएंगे आपको। ये कब्जा नहीं, ये और भी बहुत कुछ काम करते हैं। आप भरत सिंह से पूछो पवन क्या क्या काम करता है, वो बताएगा आपको। वो पिछले चुनाव में रोज बताता था
कि पवन बेनीवाल क्या काम करता है। और अब वो मेरी ख्याल बेचारा है नहीं यहाँ पे, हो तो उससे जरूर मिलो तो पूछना, तो आपको जवाब जो है वो बहुत अच्छे ढंग से देगा इसका। पिछले चुनाव में भरत से मुलाकात होती थी, इस बार भरतो बिल्लो का मिलन नहीं हुआ क्या? नहीं, मेरी तो सबसे मुलाकात होती है, तो भरत आपसे भी हो रही है ना मुलाकात? भरत से मुलाकात हुई, कुछ मन मिजाज पूछा कि सब ठीक है? क्योंकि सब लोग उम्मीद लगाए थे, आप भी कांडा जी भी, कि हमारी गाड़ी में बैठेंगे, वो तो बैठ गए अपने भतीजे वाले ही कांडे गाड़ी में। अब वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर है जी वो कांग्रेस में जाएगा, कांग्रेस के साथ रहेगा। अगर वो पार्टी छोड़ना चाहता जी तो जरूर हम उससे कहते भी आप हमारे साथ आओ, हम उसका स्वागत करते हैं। चलिए, एक हम अब वापस जरा मुद्दे पे आएंगे, किसान वाले पर और बीजेपी के परफॉर्मेंस पे और तमाम चीज़ों पे। उसके पहले जाते जाते एक सवाल और इसका जो है, ये चाचा आपके भाई, आपके भतीजे, चाचा मतलब समझ रहे हैं, चौधरी रंजीत सिंह, वो कह रहे थे कि हमने तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के भी सामने चुनाव लड़ा, और विथ ऑल ड्यू रिगार्ड, बहुत ही सभ्य भाषा में बोल रहे थे। तो चाचा भी आपके खिलाफ मैदान में, भाई भी आपके खिलाफ, भतीजे तो 2 हैं, उसके अलावा और भी कई भतीजे हैं जो गांव-गांव में फैले हुए हैं। ऐसा है, चाचा को अपनी कुर्सी बचा के रखनी है। चाचा मन से मेरे साथ है, मजबूरी में बीजेपी के साथ है। ये पॉलिटिक्स में मन और तन क्या होता है? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको जी। और इसी तरह जो भाई है हाँ। उसकी भी ये मजबूरी है। अगर वो कहीं घर बैठ जाए तो फिर डिप्टी सीएम की कुर्सी भी जाए, वो अच्छा। कैसे बचे फिर? तो आपको लगता है कि ये सब दिखावा के लिए घूम रहे हैं? ये नहीं, मजबूरी, डंडा है इनके। अच्छा, हाँ, ये मजबूरी है इनकी। इतना कड़ा कड़ा भाषण हो रहा है बाहर, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनते होंगे आप मोबाइल पर, टीवी आप पर। जो पूछ लेना जाके उनसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं इन बातों में। जी। जो सही बात है मैं कहूंगा, हाँ। मुझे कहने में कोई परहेज भी नहीं है। मतलब ये सब इसलिए है कि अपनी अपनी कुर्सी बचा ले, बस सिर्फ कुर्सी के चक्कर में लगे हुए। चलिए, ये कांडा जी क्यों दूर हो गए आपसे? आपके तो अच्छे सुना है कि मित्र हुआ करते थे। ये उसी से पूछ लेना जाके, वही बता देगा। ये सारी चीजें आप मेरे से क्यों पूछने आए हो आज यहाँ? अरे आप सामने हैं तो। नहीं नहीं, आप कांडे से पूछो भी तू किस लिए गया था, ये तो बता दे, क्यों दूर हुआ था, वही बता देगा आपको। चलिए ठीक है, हम किसानों के मुद्दे पे आते हैं। पूरी गंभीरता के साथ बीजेपी ये कहती है कि जो किसानों को लेकर के हमने फैसले लिए, चाहे केंद्र के स्तर पर, चाहे राज्य के स्तर पर, चाहे वो भावांतर योजना हो, चाहे एमएसपी पे फसलों की खरीद का मसला हो, चाहे ऑनलाइन पेमेंट का मसला हो, सरकार इस पूरी व्यवस्था को बहुत ही सुचारू बनाना चाहती है और कोशिश भी कर रही है, लगातार उसमें सुधार हो रहा है। फिर कौन से सुधार की बात करते हैं, कहाँ किसानों के लिए दिक्कत है, निरंतर किसानों की हालत को सुधारने के लिए, उनके कल्याण के लिए, फार्मर के कहते हैं उसको, फार्मर ओरिएंटेड पॉलिसीज जो किसानों के लिए पक्ष में हो या उनके हित में हो, फिर ये अभय सिंह जी या दूसरे लोग, ये जो किसान आंदोलन, ये सब प्लांटेड, ये सारी की सारी एक प्लानिंग है इनकी कि किसान को उसकी ज़मीन से कैसे बेदखल किया जाए। उसके लिए अलग अलग तरीके से किसान को कमज़ोर करने की योजनाएं बन रही है। आपने एमएसपी का जिक्र किया था कि एमएसपी पे खरीद कर रही है सरकार। एक ताज़ा उदाहरण है बिल्कुल हरियाणा का, अपनी पूरे देश का। बाजरा जो है उसका रेट 2250 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से है, और आज किसान जो है उस बाजरे को 1100 से 1200 रुपये क्विंटल में बेचने पे मजबूर है। बाजरे की एमएसपी जो है इन्होंने ख़त्म कर दी। अब की बार कोई बाजरा किसान का एमएसपी पे सरकार की तरफ से नहीं खरीदा जा रहा। 1000 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से नुकसान है। ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में मुख्य जो चीज़ है वो एक ही है, ये 3 कृषि के काले कानून खत्म हो और एमएसपी की गारंटी का कानून बने। मेरा जो कहने का मतलब है सीधा सीधा कि अगर एमएसपी रखे तो एमएसपी पे आज अगर मान लो सरकार नहीं खरीद रही तो सरकार की तरफ से एक आदेश ये होना चाहिए खरीदार को कि आप इनकी फसल जो है एमएसपी से कम रेट में नहीं खरीद सकते। लेकिन क्योंकि सरकार खरीद नहीं रही और ऐसे लोगों के हाथ में किसान की गर्दन पकड़ा के छोड़ दी,
जो अपनी मनमर्जी के रेट लगा करके फसल को खरीदने का काम करते हैं। ये एमएसपी खत्म कर रहे हैं। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। जो इन्होंने कहा है उसका उल्टा करेंगे। इन्होंने तो इस तरह की योजनाएं बना दी। अब जो किसान की फसल है अब की बार की, कोई जितने भी लोग बैठे हैं आप किसी से ये बात पूछ सकते हैं, जिसके खेत में बाजरा था उसने, पटवारी ने जो फड़ जो बाजरे की देनी चाहिए थी वहाँ बाजरे की बजाय ग्वार दिखा दिया। सरकार ने ऊपर से आदेश किया कि किसान की बाजरे की फसल कहीं शो ही मत होने दो कि इसने कहीं बाजरा बो रखा है। कहीं नरमे और कपास की फसल दिखा दी, कहीं मूंग की फसल दिखा दी, लेकिन बाजरे की फसल कहीं नहीं दिखाई। आने वाले समय में धान में भी ऐसा होगा और आने वाले समय में गेहूं में भी इसी तरह के हालात पैदा करेंगे। ठीक है, ये सरकार ये भी कहती है कि जिस तरीके से 7 साल से सरकार चल रही है, 5 साल तो एब्सोल्यूट बीजेपी की मेजोरिटी वाली सरकार थी और उसके बाद ये 2 साल जो है ये गठबंधन वाली डबल इंजन वाली सरकार है। पारदर्शिता, ऑनेस्टी, लॉ एंड ऑर्डर, ये जो इस सरकार का परफॉर्मेंस रहा है, इसको आधार बना करके एलनाबाद वालों को भी देखना चाहिए, ताकि जो लोग कहते हैं कि ये गढ़ है, ये दबंगई है ना, ये जोर जबरदस्ती है, ये लठ तंत्र है, ये दूर हो और एलनाबाद भी मेन स्ट्रीम में ही शामिल हो, ताकि सरकार का भी फायदा उस तरीके से मिल सके। कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग हैं, वो पूछते हैं कि जरा पूछिए अभय सिंह जी से कि एलनाबाद की समस्या को लेकर कितनी बार सरकार में या मुख्यमंत्री या मंत्री के पास गए और काम करवाया। पहले तो कांग्रेस वालों से ये पूछो कि विधानसभा का सत्र जब होता है तो अभय सिंह किन मुद्दों की बात करता है। अभय सिंह अपने हलके की बात सबसे पहले रखता है। मेरे हलके की जो समस्या है, चाहे वो सेम की समस्या है, चाहे वो सूखे की समस्या है, चाहे वो पीने के पानी की समस्या है, मैं विस्तार से सरकार के सामने उस बात को रखता रहा हूँ। रही बात लठ तंत्र की, आपने जिक्र किया, केवल आरोप लगाने होते हैं। आरोप तो कोई लगा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने तो स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अपनी मीटिंग में ये बात कही थी कि अब इन किसानों से निपटने के लिए हमें अपनी पार्टी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में 500 लठैत तैयार कर लेने चाहिए। क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? एक मुख्यमंत्री अगर ऐसी बात कहता है तो गवर्नर को तुरंत उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। इसका मतलब वो प्रदेश के हालात खराब करना चाहता है, अराजकता फैलाना चाहता है, इस तरह की बात कह करके। और दूसरी बात आपने कही कि कांग्रेस के लोग भी यही बात कह रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग तो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। एक बार के नहीं, पिछले 7 साल से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं सारी। अगर मैं इसकी विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, फिर आपको दिक्कत आएगी, आप फिर बीच में मुझे टोकोगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं टोकता नहीं हूँ, मैं सिर्फ सड़क से नीचे नहीं, मतलब गाड़ी फंस सकती है ना, मतलब बारिश देखिए, बेमौसम बारिश हो रही है, गाड़ी तो गाड़ी फंस सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रोड पे ही रहें, ताकि आपकी गाड़ी तो फंसाई है। मेरी वाली? हाँ। कौन सी? आप तो जब मैं सरकार को घेरता हूं तो फिर आपकी गाड़ी गच 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 करने लग जाती है। एक आखिरी सवाल, बीजेपी के लोग, जेजेपी के लोग और हलोपा के लोग ये कह रहे हैं कि अभय सिंह जी के लिए चुनाव बड़ा आसान था, लेकिन कांडों ने खेल खराब कर दियो। आप भी उन लोगों का जिक्र बारी बारी कर रहे हो। अब वो लड़ रहे, वही तो मैं, अगर तो वही लड़ रहे तो मैं जॉर्ज बुश की का जिक्र कहां से करूं? फिर सुन लो, ओबामा की का जिक्र कहां से करूं? आप मेरी बात सुनो ना जी, आपका मैं आंसर देता हूं जी। ये कांडे अपने पीछे लिखते हैं समाज सेवी, जी लिखते हैं ना। आप जाओगे उनके घर की तरफ तो लिखा होगा समाज सेवी गोविंद कांडा, समाज सेवी गोपाल कांडा, दोनों लिखते हैं। जो समाज सेवी होता है उसको कहीं किसी को ना बाउंसर लेके चलने की जरूरत, ना पुलिस फोर्स लेकर के चलने की जरूरत। कोई बदमाश जो होता है उसके साथ तो हमने देखे हैं, लठैत होते हैं, बंदूकों वाले भी होते हैं, बाउंसर भी होते हैं, और कोई सरकार की सत्ता के नज़दीक होता है तो उसको पुलिस के गनमैन भी मिल जाते हैं। एक तो मैं हूँ
जो एक भी कोई गनमैन भी साथ लेकर के नहीं चलता। बिना गनमैनों के हर गांव में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मेरे साथ कहीं कोई लठैत नजर नहीं आएगा। आरोप तो मेरे ऊपर लगाते हैं कि ये लठैत है, मेरे को कहते हैं दबंगई करता है। जो किसी को एक सिंगल आदमी को अब मैं अपनी गाड़ी में, मेरे साथ एक मेरा गाड़ी चलाने वाला है और एक मेरे साथ मेरा पीए है। हम 3 लोग होते हैं, 3 से चौथा लोग मेरी गाड़ी में नहीं बिठाता मैं। और मैं हर गांव में अकेला जाकर के लोगों से मिलता हूँ, शहर में जाता हूँ तो भी अकेला जाकर के मिलता हूँ। मुझे कहीं लोगों के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ता। जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरा स्वागत करते हैं, लोग मुझे मान और सम्मान देते हैं। जितना मुझे वो मान और सम्मान देते हैं, मैं उससे बढ़ करके उनकी इज्जत करता हूँ, उनको बढ़ करके मान सम्मान देता हूँ। अब सुनो अगली बात, सुना दीजिए। हाँ, सुना दीजिए। दूसरी बात यह है कि जो समाज सेवा का जो एक अपने आप पे ऊपर लेवल लगाते हैं, जो कलंक है एक तरह से, वो लोग किसी गांव में नहीं जा सकते, किसी भी मीटिंग में अकेले जाकर के बैठ नहीं सकते। आपने देखा है कितनी पुलिस फोर्स लेकर के चलते हैं वो साथ, कितने बाउंसर लेकर के चलते हैं साथ। अगर वो समाज सेवी हैं तो फिर उनके साथ बाउंसर की जरूरत नहीं। और किसी समाज सेवी के ऊपर किसी के ना तो बलात्कार का लेवल लग सकता और ना किसी को मरने पे मजबूर करने का लग सकता। बीजेपी ने खुद ये नारा दिया और ये कहा कि गीतिका शर्मा हम शर्मिंदा हैं, तेरे हत्यारे अभी भी जिंदा हैं। अगर आज बीजेपी की जगह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार होती तो 100% गीतिका शर्मा को न्याय मिल जाता। चलिए एक आखिरी सवाल, आपका मुकाबला किससे है? मेरा मुकाबला इनमें से किसी से नहीं है। इनका मुकाबला आपस में है कि किसकी जमानत बचे, कौन बचाए, कैसे बचाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ रह गया कहने को? आप नहीं तो आप कहेंगे कि ये तो फिर उधर से नहीं, पूछ आपके करके पास आया है। मुझे लगता है सवाल खत्म हो गए, इसलिए आप भी छोड़ के भागना चाहते हैं। मैं तो घड़ी सर चैनल चलता है ना, तो मैं तो घड़ी उधर सामने घड़ी भी देख रहा हूँ। चलो, मैंने बहुत कहा धन्यवाद कि आपका। कहीं आप फिर बाद में ये ना कह दें कि ये तो शशि रंजन को सरकार ने प्लांट किया है, चैनल में ऐड चाहिए। तो हमने कहा कि कुछ और अगर आपको कहना हो तो वो भी कह ही दीजिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एलनाबाद की महापंचायत थी और अभय जी का यही स्टाइल है। बाद बाकी 30 तारीख को मतदान है, 2 तारीख को काउंटिंग है और 4 तारीख को दिवाली है। ये हम भी देखेंगे, आप भी देखिए कहाँ दिवाली और कहाँ दिवाला। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और हाँ, 30 तारीख को लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, मतदान। उस दिन बाद में जलपान और पहले मतदान, ये हमारा और आपका अधिकार है। और वोटर को ये समझना होगा कि जब तक हम अपने इस अधिकार को बहुत गंभीरता से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक लोकतंत्र में सुधार नहीं होगा। ये जो नेता बड़े और छोटे जो होते हैं, वो हमारे और आपके वोट से होते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी वोट की ताकत को समझें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी और चुनाव की पल पल की खबरें और अपडेट के लिए हम लगातार हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।